प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में अध्याय 10 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक की अभ्यास 10C को हल करेंगे। अभ्यास 10C हल करने के पूर्व अपवर्तक, समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक को समझेंगे। सबसे पहले हम अपवर्तक और इसके पश्चात समापवर्तक और फिर महत्तम समापवर्तक को समझेंगे। सबसे पहले अपवर्तक के बारे में पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे यदि हम 4 के अपवर्तक लिखें तो 4 के अपवर्तक होंगे, देख रहे हैं, यदि हम 4 के अपवर्तक लिखें तो 4 के अपवर्तक बनेंगे, 4 के अपवर्तक बराबर होंगे। देखें, 4 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी और स्वयं 4 से विभाजित होगी। इस प्रकार से 4 के अपवर्तक 1 2 4 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यदि हम 6 के अपवर्तक लिखें तो 6 के अपवर्तक मिलेंगे। 1 से जानते हैं प्रत्येक संख्या विभाजित हो जाती है, तो 1 6 का अपवर्तक होगा। इसके बाद 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित होगी और स्वयं 6 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से 6 के अपवर्तक 1 2 3 6 प्राप्त होते हैं। अब इसी प्रकार हम समापवर्तक को समझेंगे। समापवर्तक, देखिए, समापवर्तक नाम से ही स्पष्ट है, समान अपवर्तक, सम प्लस अपवर्तक मिल करके समापवर्तक बनता है। सम प्लस अपवर्तक तो ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनके अपवर्तक समान होंगे वे उन संख्याओं के समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे हम 4 और 6 के समापवर्तक लिखें तो देख रहे हैं 1 दोनों में उभयनिष्ठ है और 2 भी दोनों में उभयनिष्ठ है। 1 और 2 4 और 6 के समापवर्तक कहलाएंगे। 4 और 6 के समापवर्तक, 4 और 6 के समापवर्तक मिलेंगे 1 और 2। अब इसके बाद हम महत्तम समापवर्तक को समझेंगे। महत्तम समापवर्तक, जिसे संक्षेप में माशा कहते हैं, संक्षेप में इसे माशा लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं 4 और 6 के समापवर्तक में जो सबसे महत्तम अर्थात बड़ा होगा वही 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक अर्थात माशा कहलाएगा। इस प्रकार से 4 और 6 का माशा बराबर मिलेगा। 4 और 6 का माशा बराबर, देख रहे हैं दोनों समापवर्तक में 2 महत्तम है, इसलिए 4 और 6 का माशा बराबर 2 होगा। माशा को ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक आपकी गुणनखंड विधि, पहली विधि गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि भाग विधि। इन 2 विधियों से हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का माशा निकालना सीखेंगे। और इसके बाद इसमें एक हमारा सह अभाज्य संख्याएं को भी समझ लेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका माशा सदैव 1 होता है वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका माशा 1 होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यदि हम सह अभाज्य संख्याओं को लिखें, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका माशा 1 होता है वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 और 6, जैसे उदाहरण के रूप में 4 और 9, ये 2 संख्याएं, 4 के यदि हम अपवर्तक लिखें 1 2 4 मिलेंगे और 9 के अपवर्तक 1 3 9। तो देख रहे हैं दोनों में का यदि माशा लें तो माशा बराबर 1 मिलेगा। तो यदि 2 संख्याओं का माशा 1 प्राप्त होता है तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार 16 और 25 इनका माशा लेंगे
तो माशा 1 मिलेगा। 16, 25 भी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी प्रकार 2 और 3 का यदि माशा लें तो 1 मिलेगा। 2 और 5 का माशा लेंगे 1 मिलेगा। ये सभी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम अभ्यास 10C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं अभ्यास 10C का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है कि अभाज्य गुणनखंडन द्वारा निम्नांकित संख्याओं के माशा ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया है। प्रश्न नंबर 1 के फर्स्ट में संख्याएं 144 और 198 दी हैं। इन संख्याओं का हमको माशा अभाज्य गुणनखंडन द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 144 और 198 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इनको हल करते हैं। 144 के देख रहे हैं यदि खंड करें 144 के खंड मिल जाएंगे। 144 को यदि हम विभाजित करें तो सबसे पहले यह संख्या 2 से विभाजित होगा। तो इसको हम पहले 2 से विभाजित करेंगे तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा। 2 से विभाजित करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दुनाई 4, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 तिहाई 6 और 12 हो जाता है। 2 छंग 12, फिर 2 से विभाजित करेंगे। देख रहे हैं 18 दुनाई 36, इसके बाद फिर 2 से विभाजित करेंगे। 2 नहीं 18। देख रहे हैं 9 3 से विभाजित होगा। 3 त्रिक 9, फिर 3 3 से विभाजित हो जाएगा। और ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक लास्ट में 1 ना मिल जाए। इसी प्रकार 198 के गुणनखंड करेंगे। 198 देख रहे हैं 2 से विभाजित होगा। 2 नहीं 18, फिर 1 18, 2 नहीं 18। अब ये 3 से विभाजित होगा। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, फिर देख रहे हैं 3 से विभाजित होगा। 11 23 33, 11 11 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं 11 1 कम 11। तो यहाँ पर यदि हम दोनों संख्याओं के गुणनखंड लिखते हैं तो देख रहे हैं 144 के गुणनखंड प्राप्त हुए। 144 बराबर 2 देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 बार 2 मिला है तो लिख सकते हैं 2 की घात 4 इंटू, फिर देख रहे हैं 3 1 2, 2 बार 3 मिला है 3 की घात 2। इसके बाद 198 के गुणनखंड लिखेंगे। देख रहे हैं 198 के गुणनखंड बराबर, इसमें देख रहे हैं 2 1 बार है तो 2 की घात 1 मिल जाएगी। इसके बाद 3 देख रहे हैं 1 2, 2 बार 3 है 3 की घात 2 इंटू 11 देख रहे हैं 1 बार है। ये 198 के गुणनखंड हो गए। अब इसके बाद हमको माशा लिखना है। माशा में हम जानते हैं सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या, इनमें देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या 2 है तो माशा बराबर सबसे छोटी संख्या 2 है और 2 में सबसे छोटी संख्या के जो गुणनखंड दोनों में है तो देख रहे हैं इसमें 2 की घात 4 है, इसमें 2 की घात 1 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के सबसे छोटे गुणनखंड लेना है तो देख रहे हैं 2 मिल जाएगा। फिर उससे बड़ी संख्या 3 है, 3 की घात 2, देख रहे हैं 144 में भी गुणनखंड है और 198 में है तो दोनों में देख रहे हैं समान है, 3 की घात 2 मिल जाएगी। इसके बाद 11 देख रहे हैं 144 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 गुणे 3 की घात 2 मिलते हैं। अब इन संख्याओं का हम आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर जानते हैं 9, 9 दूनी 18। इस प्रकार से 18 दोनों संख्याओं का माशा होगा। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पहले का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देख रहे हैं दिया है, सेकंड पार्ट में संख्या दी है देख रहे हैं पहले का सेकंड पार्ट है, संख्या 225 और 450 है। इनका हमको माशा ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इसमें संख्या प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 1 का सेकंड पार्ट संख्या देख रहे हैं 225 और दूसरी 450 है। इनका भी हमको माशा ज्ञात करना है। तो हम 225 और 450 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देख रहे हैं 225 के यदि हम गुणनखंड करें तो 225 के गुणनखंड मिलेंगे 225,
देख रहे हैं 5 2 7 2 9 अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, इसलिए संख्या 3 से कट जाएगी। 3 सते 21, 3 पचे 15, 75 भी देख रहे हैं 3 से कट जाएगा। 25 त्रिक 75, इसके बाद 25 5 से विभाजित होगा। 5 पचा 25 और फिर देख रहे हैं 5 एकम 5। इस प्रकार से 225 के खंड मिल जाते हैं। अब हम 450 के खंड कर लेंगे। यदि 450 के खंड करें तो देख रहे हैं संख्या पहले 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, फिर 225 के देख रहे हैं खंड कर ही चुके हैं, यही खंड मिल जाएंगे। 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काट देंगे। 25 त्रिक 75, 25 5 से कटेगा। 5 पचा 25 और एक बार और 5 से काट देंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं दोनों संख्याओं के गुणनखंड मिल जाते हैं, तो जिसमें 225 के गुणनखंड 225 बराबर और फिर 450 के गुणनखंड, दोनों के गुणनखंड यदि लिखें तो 225 के देख रहे हैं 3 2 बार है, 3 की घात 2 गुणे 5 2 बार है, 5 की घात 2। इसके बाद 450 के यदि लिखें तो 2 गुणे फिर देख रहे हैं 3 2 बार है, 3 की घात 2, 5 भी 2 बार है, 5 की घात 2। अब इसका यदि हम माशा लिखते हैं तो माशा बराबर जानते हैं दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों में हमको जो न्यूनतम घात में मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो देख रहे हैं 2 पहले में नहीं है, 3 देखें 3 की 2 घात दोनों में है, 3 की घात 2 मिल जाएगी, इंटू 5 की घात 2 भी दोनों में है, इसको भी लिख लेंगे। अब इनका यदि हम आपस में गुणा कर लें तो देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 का गुणा करते हैं तो 25 नवैया देख रहे हैं 225 मिल जाएगा। इस प्रकार से 225 और 450 का माशा 225 मिलेगा। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद पहले के देख रहे हैं थर्ड पार्ट में संख्याएं दी हैं। पहले का थर्ड पार्ट है 13, 39 और 273, ये 3 संख्याएं हैं। पहले का थर्ड पार्ट में देख रहे हैं 3 संख्याएं दी हैं, जिसमें पहली संख्या है 13, दूसरी है 39 और तीसरी है 273। तो इन संख्याओं के सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। तो देख रहे हैं यदि 13 के गुणनखंड लिखें तो 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 के गुणनखंड केवल 1 गुणे 13 मिलेंगे। इसके बाद 39 की अगर लिखें तो 39 के भी देख रहे हैं 13 × 39 यानी 1 गुणे 3 गुणे 13। और इसके बाद 273 के यदि हम गुणनखंड लिखते हैं तो देख रहे हैं 273 की यदि हम गुणनखंड निकाल लें 273, तो 273 देख रहे हैं संख्या 7 2 9 3 12 यानी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 9 27, 3 एकम 3। इसके बाद देख रहे हैं 91, 13 सत्ते 91 7 से विभाजित होगा, 13 मिला और 13 स्वयं 13 से विभाजित हो जाएगी, 13 एकम 13। इस प्रकार से 273 के गुणनखंड देख रहे हैं 3 गुणे 7 गुणे 13 मिल जाता है। अब हम इन संख्याओं का माशा लिखेंगे। तो माशा बराबर जानते हैं तीनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी हमको न्यूनतम घात लिखनी है। तो देख रहे हैं 13, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। देख रहे हैं 3 पहले में नहीं है, 7 भी पहले में नहीं है, तो 13 मिल जाएगा। तो तीनों संख्याओं का माशा बराबर 13 होगा। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखें चौथा पार्ट दिया है। चौथे पार्ट में संख्याएं दी हैं। पहले का चौथा पार्ट जिसमें पहली संख्या है 120, दूसरी संख्या है 144 और तीसरी संख्या है 204। इन तीनों संख्याओं का हमको माशा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं के गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले 120 का गुणनखंड निकालेंगे। तो देख रहे हैं 120 का गुणनखंड मिल जाएगा। पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 छंग 12 0, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिहाई 6। इसके बाद फिर 2 से विभाजित कर देंगे, 15 दुनाई 30, 15 3 से विभाजित होगा, 3 पचे 15। इसके बाद 5 5 से विभाजित कर देंगे, 5 एकम 5। अब हम 144 के खंड करेंगे। देख रहे हैं पहले के फर्स्ट पार्ट में
हम 144 के खंड निकाल चुके हैं, तो ठीक इसी प्रकार 144 के खंड निकालेंगे। और अब हम 204 के खंड और निकाल लेते हैं। 204 के खंड करते हैं, देख रहे हैं 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 0, 2 दुनाई 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, अब 51 3 से कट जाएगा, 17 × 51 और 17 17 से विभाजित हो जाएगी, 17 एक कम 17। अब हम तीनों संख्याओं के यदि गुणनखंड लिख लें तो देख रहे हैं तीनों संख्याओं के गुणनखंड क्रमशः, पहली संख्या 120 है, 120 के गुणनखंड में देख रहे हैं 2 3 बार मिला है, तो 2 की घात 3 इंटू, फिर देख रहे हैं 3 एक बार है, 3 लिख लेंगे, 5। इसके बाद दूसरी संख्या 144 है, 144 के जो खंड हमने निकाला देख रहे हैं लिखे हुए हैं, पहले के फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा था 2 4 बार है, 3 2 बार है, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। इसके बाद तीसरी संख्या 204 है, 204 के यदि गुणनखंड देखें इसमें 2 2 बार है और 3 एक बार है, 17 एक बार है। अब हम माशा लिख लेंगे। माशा बराबर जानते हैं तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड की हमको न्यूनतम घात लेना है, तो देख रहे हैं सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है, जिसमें पहले में देख रहे हैं 2 की 3 घात, दूसरे में 4 घात और तीसरे में 2 घात। तो हमको न्यूनतम घात लिखनी है 2 की घात 2 इंटू, फिर देख रहे हैं 3 कि पहले में 1 घात, दूसरे में 2 घात, तीसरे में भी 1 घात, तो न्यूनतम 1 घात है। 5 देख रहे हैं दूसरे में नहीं है। और तो इस प्रकार से ये दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलते हैं। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो देख रहे हैं गुणा करने पर 2 की घात 2 यानी 2 दुनाई 4 और 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं इसका 5वां पार्ट दिया है। 5वें पार्ट में देख रहे हैं 5वें पार्ट में दिया है प्रश्न नंबर 1 का 5वां पार्ट। 5वें में संख्याएं हैं 101, 101, दूसरी संख्या 909 और तीसरी संख्या 1111। इन संख्याओं का हमको माशा ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम इन संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लेंगे। 101 तो देख रहे हैं अभाज्य संख्या है, तो 101 का गुणनखंड 1 और स्वयं 101 ही होगी। 909 के यदि गुणनखंड निकालें तो देख रहे हैं 909 को ये हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 त्रिक 9 0, 3 त्रिक 9, फिर 3 से विभाजित होगा, 3 एक कम 3 0, 3 एक कम 3 और 101 चूँकि अभाज्य संख्या है तो स्वयं से विभाजित होगी, 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 1111 का यदि गुणनखंड निकालें तो देख रहे हैं संख्या हमारी यदि देखें तो ये 11 से तो विभाजित होगी। सबसे पहले हम 11 से विभाजित करेंगे, तो देख रहे हैं 11 से विभाजित करने पर 11 एक कम 11 0, 11 एक कम 11, 101 मिल जाता है जो कि अभाज्य है, स्वयं से विभाजित होगा। इस प्रकार से तीनों संख्याओं के यदि गुणनखंड लिखें, 101 के देख रहे हैं ये मिले हैं। दूसरी संख्या 909 है, 909 के गुणनखंड में देख रहे हैं 3 2 बार है, 3 की घात 2 गुणे 101 एक बार है। फिर 1111 के गुणनखंड देख रहे हैं 1111 के गुणनखंड मिले हैं, 11 एक बार है और 101 एक बार है। इस प्रकार से इन संख्याओं का माशा बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं 101 की 1 घात तीनों में उभयनिष्ठ है, बाकी कोई गुणनखंड तीनों में नहीं है, तो इसका माशा 101 मिल जाएगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं एक भाग और दिया है प्रश्न नंबर 1 का 6ठा पार्ट। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का 6ठा पार्ट और इसमें संख्याएं हैं यदि हम देखें तो प्रश्न नंबर 1 का 6ठा पार्ट, छठे में संख्याएं हैं 625, दूसरी संख्या है 3125 और तीसरी संख्या है 15625। इन संख्याओं का हमको माशा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इन संख्याओं के उभयनिष्ठ सबसे पहले इन संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देख रहे हैं 625 का यदि हम खंड करते हैं तो 625 के खंड में मिलेंगे। सबसे पहले हम 625 का खंड कर लें तो देख रहे हैं 625 के खंड मिलेंगे, 625
6 2 8 5 13 तो ये 5 से विभाजित होगी। 5 एकम 5, 12 हुआ, 5 दुनाई 10, 5 पचा 25, फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 दुनाई 10, 5 पचा 25, 25 भी 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 पचा 25, इसके बाद 5 से विभाजित करेंगे, 1 मिल जाएगा। तो ये 625 के खंड आ जाते हैं। अब इसके बाद हम 3125 के गुणनखंड निकालेंगे। देख रहे हैं 3125 के यदि गुणनखंड करें तो ये भी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 छक्का 30, 1 बचता है, 12 हुआ, 5 दुनाई 10 और 5 पचा 25। इसके बाद देख रहे हैं 625 के खंड दिए हैं। अब यदि हम 15,625 के खंड निकालें, 625 में देख रहे हैं 5 4 बार मिल जाएगा, लिख सकते हैं 125 और फिर 5 से विभाजित करेंगे 25, फिर 5 से विभाजित करेंगे 5 पचा 25 और इसके बाद 5 से विभाजित होकर के 1 मिल जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं तीसरा 15,625 का यदि हम खंड निकालें, 15,625 संख्या 5 से विभाजित करेंगे, 5 तेई 15, फिर देख रहे हैं 5 एकम 5, 5 दुनाई 10, 5 पचा 25, देख रहे हैं वही संख्या 3125 मिल जाती है। इसके बाद देख रहे हैं इसके गुणनखंड में 1 2 3 4 5 बार 5 और मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसका अभीष्ट माशा निकाल लेंगे। तो माशा बराबर यदि देखें तो सबसे पहले तो इनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तीनों संख्याओं को लिख देते हैं। देख रहे हैं 625 के गुणनखंड में मिला 5, देख रहे हैं 1 2 3 4, 5 की घात 4 है। इसके बाद 3125 में यदि देखें इसमें 5 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 है। और 15,625 में आप देख रहे हैं 5 1, उसके बाद इसी के गुणनखंड 3125 के मिलेंगे जो कि 5 की घात 5 है। एक और घात जोड़ दें, 5 की घात 6 हो जाती है। तो तीनों में देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड 5 उभयनिष्ठ है, जिसके न्यूनतम घात देखें तो 5 की घात 4 है। और तो माशा बराबर 5 की घात 4 और देख रहे हैं 5 का गुणा 4 बार करते हैं, 5 पचा 25 पंचे 125 पंचे 625, तो 625 इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब शेष प्रश्नों को प्रश्न नंबर 2 में भाग विधि द्वारा माशा ज्ञात करने की बात कह रहा है। तो भाग विधि द्वारा माशा निकालना हम अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।